सो हेलो एवरीवन। इसमें आपको दिख रहा होगा कि राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि चैप्टर 2 है ऑफ 11th क्लास पॉलिटिक्स। आज हम वो स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज़ द पार्ट 1। लेट्स स्टार्ट। सो बेटा, फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको बोला गया है कि अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा? व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना। नेक्स्ट क्या पढ़ा था उसके उसके आपने फंक्शंस पढ़े थे, राइट। क्या पढ़े थे बेटा जी? आपने उसके फंक्शंस पढ़े थे। अब इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से राइट्स और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर्स पे लिमिट लगाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बेटा, फॉर इंस्टेंस, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है is not only about the composition of the various organs of the government। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये नहीं बताया है कि कौन कौन से ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, उनका वर्किंग क्या है, बट उनका रिलेशंस क्या है, बट ऑल्सो वी स्टडी दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो गवर्नमेंट की पावर है, गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है ना, ये सब कौन बताता है? ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कौन बताता है बेटा? ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट सेट्स द लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंश्योर्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम विच ऑल पर्सन्स इंजॉय सर्टेन राइट्स। तो एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले तो बेटा वो गवर्नमेंट की जो पावर्स होती है उसके ऊपर लिमिट्स लगाता है। अब गवर्नमेंट के पावर्स पे लिमिट्स कैसे लगाता है, ये हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, राइट। एंड इंश्योर्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, और एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम बना के रखता है कि जहाँ पे हर एक जो सिटीज़न है इंडिया का या फिर किसी और देश का, जहाँ के भी वो हैं, वो अपने राइट्स को क्या कर पाएँ बच्चा? इन्जॉय कर पाएँ। यहाँ पे एंजॉय का मतलब पार्टी नहीं है। यहाँ पे एंजॉय का मतलब है इफ़ देयर इज़ राइट टू फ्रीडम, राइट। तो आप किसी भी स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं, हम कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं विद इन इंडिया, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ अवर जेंडर, कास्ट, रिलीजन। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स। नेक्स्ट इज योर, अब जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेटा आपका पार्ट 3 है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। वहाँ पर लिखे हुए हैं आपके क्या? फंडामेंटल राइट्स। क्या लिखे हुए हैं बेटा जी? फंडामेंटल राइट्स। अब जैसे कि राइट टू फ्रीडम है ना, तो जो राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, मान लो राइट टू फ्रीडम है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे घर में शादी है तो तेज तेज डीजे बजा सकते हैं बिकॉज फंक्शन है। अब बेसिकली बेटा फंक्शन है, क्या मैं रात के 12 बजे के बाद ये चीज़ कर सकती हूँ? 2 बजे तक चलाती रहूँ तेज तेज आवाज़ में? हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता है, बिकॉज आपका फ्रीडम बेटा तब तक आपके पास है जब तक आप दूसरों को हानि नहीं पहुंचा रहे हो, दूसरों को परेशान नहीं कर रहे हो। द मोमेंट यू स्टार्ट लाइक क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अदर्स, देन फिर वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगे आपके ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में? राइट्स के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी बातें हमने करी। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या बातें करी कि ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर लिमिट लगाता है और एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम बना के रखता है जहाँ पे सभी लोग अपने राइट्स को एंजॉय कर पाएँ। और जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके बारे में बताता है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, और फंडामेंटल राइट्स को बताता है साथ के साथ कि उस पर लिमिट्स कैसे लगा सकते हैं, है ना, उनकी लिमिट्स की भी बात करता है, जैसे भी मैंने फ्रीडम का एग्जांपल दिया था। लेट्स गो टू अनदर स्लाइड बेटा जी। अब बेटा यहाँ पे आपकी बुक में ना एनसीईआरटी में तो एग्जांपल्स गिवन है। अब इस एग्जांपल्स में क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा ज़रा। नाउ व्हाट हैपेंड इन 1982। बेटा 1982 में ना, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम्स के लिए क्या चल रहा था? 1982 में एशियन गेम्स होना था इंडिया में, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को वो काम करने के लिए दे दिया। अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे बेटा जी, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ पुअर, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, उन सभी को काम पे रख लिया। बच्चा, उन्होंने काम पे तो रख लिया, उन्होंने
काम पे तो रख लिया ऐसे लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा पुअर थे एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से आए हुए थे। ठीक है, क्या बनाने के लिए बेटा जी? फ्लाईओवर्स बनाने के लिए, स्टेडियम्स बनाने के लिए। नाउ अब इन वर्कर्स को, आपको पता है अगर आप किसी से काम करवा रहे हो तो बेटा जो काम करवा रहा होता है उसको एक अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए अपने वर्कर्स को, बट ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। जो बेटा जी वर्कर्स थे, जो आपके वर्कर्स थे, उनको बहुत बुरे कंडीशन में, पुअर वर्किंग कंडीशन में रखा गया और जो मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ने तय किया हुआ था उससे कम पैसे में काम करवाया गया। अब ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, है ना। एशियन गेम्स 1982 की बात है, आप न्यूज़ में यूट्यूब पे भी सर्च करोगे या गूगल पे तो आपको मिल जाएगा ये केस। इसमें फिर क्या होता है, अ टीम ऑफ अ सोशल साइंटिस्ट, बेटा सोशल साइंटिस्ट की एक टीम आती है, ठीक है, जो स्टडी करती है कि उनका जो पुअर कंडीशन है, कितना ज़्यादा ख़राब कंडीशन है उनका, और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन डाल देती है। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं, वो पिटिशन डाल देते हैं। बेटा जी बोलते हैं, they argued that employing a person to work for less than the minimum prescribed wage amounts to begar or the forced labor which is the violation of the fundamental rights। कि जो भी वर्कर्स इंक्लूड थे, जो भी बेटा वर्कर्स इंक्लूड थे काम में, जो भी आपके ये पुअर वर्कर्स इंक्लूडेड थे काम में, उनको मिनिमम वेज से कम दिया गया है, उनको मिनिमम वेज से कम दिया गया है। प्लस ये जो बेगार है, जिसको हम फोर्स्ड लेबर बोलते हैं, बेगार इज़ बेसिकली बेटा जहाँ पे आपने क्या किया, काम करवा लिया वर्कर से बट उसको मनी नहीं दिया, उसको पैसा नहीं दिया, वेज नहीं दिया, है ना, फोर्सफुली काम करा लिया बट पैसा नहीं दिया, जो कि वायलेशन है किसका, हमारे फंडामेंटल राइट्स, दैट इज़ योर राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सप्लॉयट किया गया। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया इस प्ली को और गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया, गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट को बताया, निर्देश दिया बच्चा, गवर्नमेंट को बोला गया उनको कि जो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स हैं, जितना भी उन्होंने काम किया है और जितना भी एक गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड वेजेस हैं, आपको उनको पे करना पड़ेगा। तो इस केस में हमने क्या नोटिस किया बेटा कि जो राइट्स थे वर्कर्स के, ठीक है, और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई, क्योंकि बेटा जी उनसे काम करवाया जा रहा था, राइट, और इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, कौन सा फंडामेंटल राइट बेटा, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। सो दिस वाज द केस 1। अब एक बहुत, इससे भी एक दूसरा केस है, उसको पढ़ लेते हैं, पहले ये देख लीजिए क्या है यहाँ पे। In this case, the first instance also there was a violation of rights। सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे violation of right हुआ है ना, आपने काम करा लिया, पैसे नहीं दिए, मिनिमम वेज जो भी आपने वो तो दिया ही नहीं उनको, है ना, जो मिनिमम स्टैंडर्ड वेज मतलब जो गवर्नमेंट द्वारा तय किया गया वेज था वो तो आपने दिया ही नहीं। सो दैट इज़ वाई इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और इसका रिजल्ट क्या आया कि वर्कर्स को उनका जो राइटफुल वेजेस था वो मिलना चाहिए, है ना, बिकॉज जो हमारी गवर्नमेंट है वो गारंटी करती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और इंश्योर करती है जस्टिस हर एक को मिले। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस केस जो कि 1982 में हुआ था, एशियन गेम्स केस। नेक्स्ट इज योर बेटा, ये फोटो देखो, यू वोंट बिलीव इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है बेटा जहाँ पे डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही है, बट कहीं ना कहीं हमको ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ये जो बेचारे ओल्ड मैन आपको दिख रहे हैं, जब ये बेटा 23 साल के थे, व्हेन ही वाज 23 ईयर्स ओल्ड, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है बेटा, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है जब वो 23 साल के होते हैं। मान लो कोई एक ऐसा आदमी, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, और फाइनली जब वो 77 के होते हैं तो इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि ये प्रूव होता है 23 इयर्स की जब ये थे, इनके ऊपर चार्जेस लगा दिए बेटा, चार्जेस भी क्या, जस्ट एलिगेशंस थे कि इन्होंने किसी को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने वाला काम किया है। तो उस टाइम पे ये पता चला कि इनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो काफ़ी टाइम तक ये पागल खाने में भी रहे, इनको असाइलम में रखा गया और इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया। सो बेटा आफ्टर द ट्रीटमेंट, जब इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तब, क्योंकि डॉक्टर्स बोल देते कि अब ये ही इज़ गुड, तो इनका केस अब चलाया जाए।
जब तक बेटा इनका केस नहीं चला सकते थे जब तक ये मेंटली साउंड ना हो। तो अब ये मेंटली स्टेबल थे तो इनका केस चलाया जा सकता था, जो कि नहीं चलाया गया कोर्ट में, जिसकी वजह से बेटा इनको इनके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ। आइए देखते हैं, इनका नाम है बच्चा, दैट इज़ मचल लालुंग केस। अब ये मचल लालुंग केस क्या है? मचल लालुंग वॉज 23, जब 23 साल का था, ये 23 साल के थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया। बेटा ये कहाँ के थे? ये थे चुबुरी विलेज ऑफ मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। आसाम के रहने वाले थे। आसाम में भी कहाँ बेटा? चुबुरी विलेज के। मचाल वॉज चार्ज ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस इंजरीज। इनके ऊपर चार्जेस थे कि इन्होंने बहुत चोट पहुँचाई है, एक इंसान को बहुत चोट पहुँचाई है। ही वॉज मेंटली टू अनस्टेबल, और इस टाइम पे मेंटली टू अनस्टेबल थे कि इनके ऊपर केस चलाया जाए कि अपने लिए कुछ बोल पाएँ। इसलिए इनको कहाँ भेज दिया गया बेटा? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई मेंटल हॉस्पिटल, जो कि तेजपुर में था। किसके लिए भेजा गया? फॉर द ट्रीटमेंट, कि एक बार इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो फिर हम केस स्टार्ट करेंगे। मचल वॉज ट्रीटेड सक्सेसफुली एंड डॉक्टर्स रोड ट्वाइस टू जेल अथॉरिटीज इन 1967। जो मचल थे बेटा, ठीक है, ही वॉज ट्रीटेड सक्सेसफुली, इनका इलाज हो गया था, अब ये बेटर हो गए थे, स्टेबल हो गए थे, ठीक है। और इन्होंने जेल अथॉरिटीज़ को बोला भी, कब? 1967 में 2 बार जेल अथॉरिटीज़ को बोला गया, नाउ ही इज़ गुड। एंड 1996 दैट ही वॉज फिट टू स्टैंड ट्रायल, और 1996 में भी बोला गया कि नाउ ही कैन विथस्टैंड द ट्रायल। बट अगेन किसी ने भी बात नहीं सुनी। बट नो वन पेड एनी अटेंशन। मचाल लालुंग रिमेन्ड इन जुडिशियल कस्टडी, और इसको कहाँ रखा गया? जुडिशियल कस्टडी में रखा गया। मचाल लालुंग वॉज रिलीज इन जुलाई 2005, और फाइनली इनको जुलाई 2005 में रिलीज कर दिया जाता है। ही वॉज 77 थे, और तब तक बेटा जी ये 77 साल के हो चुके थे, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो कितना अच्छा है। ही स्पेंट 54 ईयर्स अंडर कस्टडी, और बेटा इन्होंने 54 साल कस्टडी में निकाले हैं, विच हिज केस नेवर केम अप फॉर हियरिंग, और जहाँ पे इनकी केस की कोई सुनवाई नहीं होती है। ही वॉज फ्रीड व्हेन अ टीम अपॉइंटेड बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जब NHRC फाइनली इंटरवीन करती है आफ्टर एन इंस्पेक्शन ऑफ अंडर ट्रायल्स इन द स्टेट। उसके बाद पता चलता है बच्चा कि इनके साथ कितना इनजस्टिस किया गया। अगर 1967 में जेल अथॉरिटीज़ सुन लेते कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, अगर 1996 में सुन लेते, तो शायद ये अपनी लाइफ एंजॉय कर पाते। 77 साल की उम्र में बेटा 2005 में इनको रिहा किया जाता है, और 2007 में इनकी डेथ हो जाती है। आप मुझे बताइए, क्या ये जस्टिस है? और इस केस में क्या इनको जस्टिस मिला? क्या अगर NHRC इंटरवीन नहीं करता तो क्या ये केस कभी आ भी पाता सामने? सोचिएगा इस पर। चलिए, सो दिस वॉज अबाउट मचल लालुंग केस, जो कि असम का केस था, असम के चुबुरी विलेज का। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर बिल ऑफ राइट्स। बेटा अभी हमने ऊपर राइट्स की बात करी थी, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिल ऑफ राइट्स। अभी बिल ऑफ राइट्स क्या है? बेटा बिल ऑफ राइट्स जो आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, ये US से लिया गया है, US कॉन्स्टिट्यूशन से ये कंसेप्ट लिया गया है। अ डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल हैव सर्टेन राइट्स एंड दैट द गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज दिस राइट्स। नाउ बेटा जो डेमोक्रेसी, अगर इफ somebody is saying that we'll live in a democratic society, that means each and every citizen is able to enjoy the certain rights, right? So therefore it is often practiced in most democratic countries. Most of the democratic countries में आपको देखने को मिलता है कि जो rights हैं citizens के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे गए हैं, such a list of rights mentioned and protected by the constitution is called the bill of rights. जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा जी, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास जो एक लिस्ट ऑफ राइट्स है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास जो एक लिस्ट ऑफ राइट्स है, ठीक है, सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हुए हैं, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज
कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ राइट्स होंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। इन्हीं लिस्ट ऑफ राइट्स को बेटा जिसको प्रोटेक्ट भी कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है, उसे कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। अ बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स द गवर्नमेंट। ये जो बिल ऑफ राइट है ये किसको प्रोहिबिट कर रहा है बेटे ये गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करता है फ्रॉम द एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, कि अगर किसी इंडिविजुअल का कोई भी राइट वायलेट हुआ है, चाहे गवर्नमेंट ने किया हो या किसी इंडिविजुअल ने किया हो, राइट, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में यू कैन डायरेक्टली अपील द सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम कहते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स होते हैं, और ये जो बिल ऑफ राइट्स है बेटा ये गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करती है कि जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल है उसके अगेंस्ट आप जाके काम नहीं कर सकते, एंड इंश्योर्स अ रेमेडी इन केस दैट देयर इज अ वॉयलेशन ऑफ दिस राइट्स। और अगर कोई वॉयलेशन किया गया है तो इसके लिए वो गवर्नमेंट जो है वो रेमेडी लेकर आएगी। ठीक है, जैसे कि बेटा जैसे कि राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। अब एक आदमी है वो कह रहा है कि भाई मैं तो ज़ोर ज़ोर से गाना बजाऊंगा बिकॉज मेरे पास राइट टू फ्रीडम है और मैं देर रात तक गाने बजाऊंगा, तो बेटा उस केस में ना आपकी जो राइट है वो राइट नहीं है, फिर तो आप दूसरों को परेशान कर रहे हो, क्योंकि आपके पास फ्रीडम है। शायद बेटा गवर्नमेंट का रूल है कि 11 बजे तक ही आप बजा सकते हो, उसके बाद आप नहीं बजा सकते। स्टिल लोग मानते नहीं हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट जो रूल है वो रूल है, राइट। सो अगर 11 बजे के बाद या फिर 12 बजे के बाद कोई तेज़ तेज़ से डीजे बजा रहा है तो आप डेफिनेटली कंप्लेन कर सकते हैं, डेफिनेटली कंप्लेन कर सकते हैं, देयर इज़ नो सच इशू, क्योंकि आपका जो राइट टू फ्रीडम है उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बिकॉज अगर सामने वाले के पास जो डीजे बजा रहा है राइट टू फ्रीडम, तो आपके पास भी तो राइट टू फ्रीडम है ना कि आप आराम से शांति से रह सको। चलो बेटा नेक्स्ट। अब बेटा यहाँ पे एक बच्चा है या फिर एक क्वेश्चन दिमाग में तो आया ही होगा कि फ्रॉम होम डज अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। अब आप सोचो कि प्रोटेक्ट कर किससे रहा है, लाइक फ्रॉम होम, आखिर किससे प्रोटेक्ट करना है भाई, किससे प्रोटेक्ट करना है आपको, आपके राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन किससे प्रोटेक्ट कर रहा है ना। सो द राइट्स ऑफ अ पर्सन मे बी थ्रेटेंड बाय अनदर पर्सन, जैसे कि मैंने डीजे वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे कि मैं कहीं पे जॉब करने जा रही हूँ, ठीक है, मैं कहीं पे मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, बट जैसे ही उन्होंने मेरा कास्ट देखा मुझे जॉब से भगा दिया। ऐसे तो वैसे इंडिया में कहीं नहीं होता है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो बेटा क्या यहाँ पे मेरे जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है, जो राइट टू लाइक वर्क अपॉर्चुनिटी है कि मुझे काम फ्रीडम है काम करने का कहीं पे भी, तो उसको क्या कर रहे हैं, जहाँ मैं जॉब करने जा रही हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, थ्रेट कर रही है मेरे को, क्या कर रही है बच्चा, थ्रेट कर रही है। तो ऐसे सिचुएशंस में बेटा क्या होता है, कई बार ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको थ्रेट कर सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, बीइंग अ टीचर बेटा मैंने ये चीज़ें देखी हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टीचर्स को 16,000 सैलरी दे रहे हैं, अपने टीचर्स को 15,000 सैलरी दे रहे हैं। ये वोंट बिलीव बेटा, ये टीजीटी की सैलरी होती है, टीजीटी की ऐसी सैलरी दे रहे हैं। लेकिन एक गवर्नमेंट के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ये जो सैलरी है टीजीटी की नहीं होनी चाहिए। कम से कम बेटा आपको 45 तो देना पड़ेगा, 45 to 50 अराउंड, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपके राइट्स के साथ खिलवाड़ी तो हो रहा है। तो या तो ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है या तो कोई पर्सन कर सकता है ना। चलो नेक्स्ट इज, सो बेटा द राइट्स ऑफ अ पर्सन मे बी थ्रेटेंड बाय अनदर पर्सन और द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इन सच अ सिचुएशन इंडिविजुअल वुड नीड द प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब ऐसी सिचुएशन अगर हो रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना सिटीजन को। So it is necessary that a government is bound to protect the rights of the individual. On the other hand, the organs of the government जैसे कि legislature, executive, bureaucracy or even the judiciary in the course of their functioning may violate the rights of the person.
सही बात है बेटा, चाहे आपकी लेजिस्लेचर हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी हो गई, है ना, या फिर जुडिशरी हो गई, बेटा ये लोग भी तो कई बार क्या करते हैं, राइट्स को वॉयलेट कर देते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, आगे चल के हम केसेस पढ़ेंगे, बहुत सारे, केशव नंदा भारती केस, गोलकनाथ केस पढ़ेंगे, और इन केसेस को पढ़ते पढ़ते हम देखेंगे कि किस तरीके से राइट्स को गवर्नमेंट ने कई बार थ्रेटन कर दिया है, कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थ्रेटन कर दे, कई बार कोई पर्सन कर देता है। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज द पार्ट 1 एंड प्लीज़ डू टेल मी कि अगर आपको लगता है कि कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है, वॉइस मॉड्यूलेशन में प्रॉब्लम है, या फिर पीपीटी को और इन्हांस करने की ज़रूरत है, डू टेल मी एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक यू।